जंग चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। इसीलिए जंग दुनिया और इंसानियत के लिए कतई अच्छी नहीं है। लेकिन जंग की कुछ सच्चाई या कहीं की सच्चाइयां ऐसी हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, जिनकी जांच पड़ताल जरूरी है। खास बात जब यूक्रेन के शहर बूचा की हो। बूचा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास ये एक छोटा सा शहर है, बल्कि कहना यूं चाहिए कि एक खूबसूरत शहर है। जंग की वजह से इस शहर का वजूद करीब करीब खत्म हो गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। रूसी सेना के इस शहर से हटने के बाद वहां जो तस्वीर नजर आई है उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर और कब्रिस्तान में सैकड़ों डेड बॉडीज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद दुनिया भर में सवाल उठे। यूक्रेन का दावा यह है कि यह नरसंहार जिसे रूसी सेना ने अंजाम दिया है, जबकि रूस की दलील यह है कि यह सब यूक्रेन ने किया है ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। दोनों दावों की सच्चाई को हम परखेंगे। पहले बूचा की हालत आपको दिखा देते हैं। पड़े शवों की तस्वीर ऐसी है जिन्हें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। दावा है कि यहाँ न सिर्फ निर्दोष लोगों को गोली मारी गई, बल्कि आरोप है कि उनके साथ बर्बरता तक की गई। रूस की सेना कीव पर कब्जा करने के इरादे से गई थी, लेकिन जब यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध की वजह से रूसी फौज आगे नहीं बढ़ पाई तो बूचा पर कब्जा जमा कर बैठ गई। 40 दिन ये शहर रूसी सेना के कंट्रोल में रहा। आरोप है कि इसी दौरान रूसी सेना और खासकर चेचेन लड़ाकों ने वहां जुल्म की इंतहा कर दी। 31 मार्च को यानी 5 दिन पहले रूसी सेना ने यह इलाका छोड़ दिया और उसके बाद बूचा की यह तस्वीर सामने आई। जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वहां पहुंचे तो हालात देखकर सन्न रह गए। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी दी थी, तो क्या रूस की सेना बूचा की गलियों और कब्रिस्तान में बर्बादी का सबूत छोड़ गई? ज़ेलेंस्की समेत यूरोप और अमेरिका इसे पुतिन का अपराध मान रहे हैं। Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस नरसंहार के पीछे दूसरा तर्क भी है। रूसी सरकार और मीडिया का दावा है कि ये सब कुछ रूस को बदनाम करने की नीयत से किया गया। रूस के विदेश मंत्री की दलील है कि रूस की सेना 31 मार्च तक बूचा से निकल गई। इसके बाद बूचा के मेयर ने सब ठीक होने का दावा किया। यानी रूस के मुताबिक नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई उनका रूसी फौज से लेना देना नहीं। На днях очередная фейковая атака. रूसी सेना ने 31 मार्च तक बूचा का इलाका छोड़ दिया था। उसी दिन बूचा के मेयर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और आज हम बूचा की सड़कों पर नरसंहार देख रहे हैं। ये जानबूझकर रूस को बदनाम करने की साजिश है। Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую यकीनन बूचा की तस्वीरों ने रूस और राष्ट्रपति पुतिन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, माना। लेकिन रूस नरसंहार के आरोप को खारिज कर रहा है। रूसी सरकार दलील देकर साबित कर रही है कि बूचा में जो कुछ नजर आ रहा है वो खुद यूक्रेन का किया धरा है। लेकिन क्या रूस या पुतिन को बदनाम करने के लिए यूक्रेन ऐसा कदम उठा सकता है? क्या पुतिन को घेरने के लिए यूक्रेन अपने शहर को ही शमशान बना सकता है? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन तय है कि बूचा के जख्म कभी भरे नहीं जाएंगे। बूचा से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बूचा की बर्बादी और वहां निर्दोष लोगों की मौत कभी नहीं भुलाई जा सकती, लेकिन ऐसी तबाही यूक्रेन के ज़्यादातर शहरों में है। खासकर राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी फौज ने उसके करीबी इलाकों पर ज़बरदस्त हमला बोला। इसका असर ये कि इरपिन और होस्टमिल जैसे इलाके तबाह हो चुके हैं। होस्टमिल एक एयरबेस का जो एयरबेस है वो रूस के हमले से तबाह हो चुका है। वहाँ खड़े प्लेन नष्ट किए जा चुके हैं, यानी यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए रूस ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। रूसी सेना के हटने के बाद अब यूक्रेन की सेना इन इलाकों में पहुंची। सेना के साथ गुड न्यूज़ टुडे के संवाददाता गौरव सावंत भी मौजूद थे। ये उनकी रिपोर्ट देखिए। हम इस समय होस्टमिल में है। ये कीव के दूसरे द्वार पर है और यहाँ पर रूस की सेना ने बहुत जबरदस्त बमबारी की। अगर आप सड़क के दोनों ओर देखिए, एक ऐसा घर नहीं बचा है जो पूरी तरह से तबाह नहीं हो गया है रूस की भारी बमबारी में। उस तरफ देखिए, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे घर हो, हर घर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। सड़क पर देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा है और सड़क पर इस समय अगर आप देखें तो बहुत सारे बम अभी भी पड़े हैं, जिनको कुछ को निष्क्रिय कर दिया गया है और कुछ को निष्क्रिय अभी नहीं कर पाए हैं। हम यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के साथ इस इलाके में आए हैं और पहली बार यूक्रेन की सेना भी अब होस्टमिल के इस इलाके में आ रही है। देखिए किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। कोई घर नहीं बचा, कोई बिल्डिंग नहीं बची, कोई दुकान नहीं बची और ये कुछ लोग हैं जो एक बार फिर अपने घर को शायद बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हमको बोला गया है कि आप यहाँ गाड़ी से इसलिए नहीं उतर सकते हैं क्योंकि कई जगह अभी भी बम पड़े हुए हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पहले यूक्रेन की सेना आकर, इंजीनियर्स आकर इन सभी बमों को निष्क्रिय करेगी जो सड़क पर पड़े हुए हैं। लेकिन नुकसान देखिए सड़क के दोनों ओर कितना ज्यादा हुआ है। सड़क के उस पार देखिए, ये नुकसान आप देख सकते हैं। कीव के बिल्कुल द्वार पर होस्टमिल में किस तरह की तबाही मचाई गई पिछले करीब 40 दिनों में। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार होस्टमिल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहां पर आगे बढ़ रही हैं। ये इरपिन नदी है और जिस तरह इरपिन और बूचा में नुकसान पहुंचाया गया उसी तरह होस्टमिल को भी निरंतर निशाना बनाया गया क्योंकि रूस की सेना के लिए यही स्टेजिंग ऑपरेशंस के लिए मुख्य जगह थी कीव पर हमले से पहले। लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक नहीं, दो नहीं, हर अटैक को फेल कर दिया। यहां पर कीव के बूचा शहर में जो कुछ भी हुआ वो नरसंहार से कम नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस नरसंहार पर कौन सच्चा और कौन झूठा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस घटना के बहाने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी साबित करना चाह रहे हैं। उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में युद्ध अपराध का केस चलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रूसी सेना खुद को बेगुनाह बता रही है। बूचा में वॉर क्राइम के आरोपों को खारिज कर रही है। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। नरसंहार तो हुआ, निहत्थे लोगों की जान भी ली गई है, हत्याएं भी हुई हैं। अगर युद्ध में ऐसा हुआ तो ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन कहा जा सकता है। और इसके पीछे का सच समझने के लिए दोनों पक्षों के दावों को जानना भी ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हम रूस से ही करेंगे क्योंकि रूस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक उसकी सेना ने 31 मार्च को ही बूचा शहर को खाली कर दिया था। 40 दिनों के कब्जे के दौरान रूसी सैनिकों ने एक भी सिविलियन यानी कि आम नागरिक के खिलाफ कोई हिंसा नहीं की। बूचा की तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं ताकि पश्चिमी देशों और मीडिया पर दबाव बने। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा का नरसंहार पुतिन के आदेश पर चेचन लड़ाकों ने किया है। सड़कों पर मिले शव रूसी सैनिकों की बर्बरता का सबूत है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जब तक बूचा उसकी सेना के कंट्रोल में था, यूक्रेन के नागरिक आसानी से शहर में कहीं भी घूमने को आजाद थे।
उन्हें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की छूट थी। बूचा शहर से बाहर निकलने के रास्ते भी बंद नहीं किए गए थे। यूक्रेन के नागरिकों को उत्तर में मौजूद बेलारूस जाने की पूरी छूट थी। यूक्रेन का कहना है कि बूचा के चिल्ड्रन हेल्थ रिजॉर्ट के बेसमेंट में टॉर्चर चैम्बर मिला है। इससे साबित होता है कि वहां आम लोगों को बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। लोगों के हाथ पांव बांधकर उनके सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां दागी गई। महिलाओं की हत्या से पहले उनसे बदसलूकी की गई। रूस का तर्क है कि 31 मार्च को यूक्रेन ने बूचा पर कब्जा करने की घोषणा कर दी थी। उस दिन और उसके 4 दिन बाद तक किसी भी आम नागरिक के मारे जाने की खबर बाहर नहीं आई। क्यों? जिस शहर में 400 लोगों की हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, वहां इसका पता चलने में 4 दिन क्यों लग गए? रूस का यह भी तर्क है कि जिन शवों को दिखाया जा रहा है उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये 4 दिन या फिर उससे पुराने हैं। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के जाने के बाद वहां की सड़कों पर शव मिले हैं और इस पर रूस ने सवाल किया है कि अगर बूचा की सड़कों पर शव के अंबार थे तो अंबार यूक्रेनी सेना के मार्च के वीडियो में क्यों नहीं नजर आए? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। नरसंहार हुआ है, किसने किया, कैसे हुआ, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने मुश्किल हैं। दोनों ही देश इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये हुआ क्यों? अगर युद्ध ही ना होता तो क्या ये हालात बनते? क्या इतने बेगुनाह मारे जाते? सवाल एक ही है जो पूछा जाना चाहिए कि क्या अब भी दोनों देश सबक लेंगे? क्या अब भी बेगुनाहों की खातिर युद्ध रोकेंगे? ये सच है कि रूस और यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें आनी तभी बंद होंगी जब युद्ध खत्म होगा। बर्बादी तभी रुकेगी जब दोनों देश कदम पीछे खींचेंगे और शांति की पहल करेंगे। युद्ध बंद हो, इसके लिए भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने ये माना है कि उनके बीच भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। इन देशों का रुख ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की अहमियत कितनी है, भारत के लिए कितना सम्मान है। रूस ने तो एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें उसने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर घूमने जाना हो तो यूरोप ना जाएं, बल्कि क्योंकि वहां पर उनके नागरिकों को खतरा है इसलिए भारत ही जाएं। भारत में रूसी नागरिक बेफिक्र होकर रह सकते हैं, ये भरोसे की बात है। और ऐसा ही भरोसा इन दिनों पड़ोसी देश भी दिखा रहा है। श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही देश इस वक्त भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। पाकिस्तान जो हमेशा से भारत का कट्टर विरोधी रहा है, वो भी आज भारत की तारीफ कर रहा है। इमरान खान जब से संकट में घिरे हैं तब से उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छाइयां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में सियासी तूफान है। नेशनल असेंबली भंग की जा चुकी है और राष्ट्रपति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इमरान खान का भविष्य क्या होगा? सत्ता से हटाए जाएंगे या चुनाव में जाएंगे? आज की तारीख में ये बात खुद वो भी नहीं जानते। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनका भारत को लेकर नजरिया अचानक बदल गया है। भारत का जिक्र करते ही उनके मुंह से बस तारीफ ही निकल रही है। संसद भंग किए जाने के बाद एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि ना मैं भारत विरोधी हूँ, ना अमेरिका विरोधी हूँ, ना मैं किसी और देश के खिलाफ हूँ। मैं हर देश से आपसी सम्मान के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ। ये वही इमरान खान है जो सरकार संभालने के बाद भारत और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब से खुद की कुर्सी खतरे में पड़ी है, इमरान का जैसे हृदय परिवर्तन ही हो गया है। सेना और सियासी साथियों ने साथ छोड़ा तो इमरान को हिंदुस्तान की अच्छाई नजर आने लगी। पहले भारत की विदेश नीति की तारीफ की, कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, उस पर किसी देश का दबाव नहीं है। फिर भारतीय सेना की शान में कसीदे पढ़े। उसके प्रोफेशनल तौर तरीकों की तारीफ करते हुए कहा कि वो सरकार में दखल नहीं देती। इतना ही नहीं,
इमरान भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए भारत की तरक्की की मिसाल भी खुलेआम दे रहे हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि सिर्फ इमरान ही नहीं बदले, बल्कि पाकिस्तानी सेना का रुख भी भारत को लेकर बदलता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर भारत चाहे तो वो भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ पाकिस्तान के सामने इस वक्त कई दूसरी चुनौतियां हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान कटघरे में खड़ा है। भारी भरकम विदेशी कर्ज से दबा ये मुल्क गरीबी और महंगाई की मार झेल रहा है। भारत का विरोध खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। मुमकिन है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना को अब भारत की अहमियत समझ में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे पाकिस्तान हमेशा से चीन का हिमायती रहा है। अपने दम पर भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं और इसीलिए वो चीन का साथ लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इसी तरह चीन पर भरोसा करके श्रीलंका भी मुश्किल में है। चीन के भारी भरकम कर्ज की वजह से ही आज श्रीलंका कंगाल हो चुका है। वहाँ आर्थिक संकट है, महंगाई चरम पर है। ऐसे वक्त में श्रीलंका का मददगार बनके भारत खड़ा हुआ है। श्रीलंका को क्रेडिट लाइन देने के साथ भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेज रहा है। इस साल 3 लाख टन चावल भेजने की भी तैयारी है। श्रीलंका को ऑयल टैंकर भेजे जा रहे हैं ताकि वहां बिजली और ट्रांसपोर्ट की समस्या दूर हो सके। श्रीलंका के नेताओं ने भी माना है कि इस मुश्किल वक्त में अगर भारत नहीं होता तो वहां हालात बदतर हो जाते। पड़ोसी देश के साथ भारत का ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोटिस किया जा रहा है। श्रीलंका में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एग्जाम के लिए पेपर्स नहीं हैं। ये हालात श्रीलंका के हैं और ऐसे में आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की हालत खराब है, तमाम मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और राष्ट्रपति इस वक्त जैसे तैसे देश संभालने में जुटे हैं। और ऐसे में इस भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत की मदद बहुत अहम है और इस बात को न सिर्फ श्रीलंका की आम जनता बल्कि वहाँ के कई नेता भी समझते हैं और मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली गुड न्यूज़ आपको बताते हैं। मेडिकल सेक्टर में विकास के लिए आईआईटी कानपुर को पूर्व छात्र ने गुरु दक्षिणा दी है और ये पूर्व छात्र और कोई नहीं, इंडिगो अलायंस के को फाउंडर राकेश गंगवाल हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये रकम 100 करोड़ है। राकेश गंगवाल ने क्यों दी इतनी बड़ी रकम और इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए जरा। जिस संस्थान में पढ़ाई की उस संस्थान को 100 करोड़ की गुरु दक्षिणा। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, फिर भी यकीन नहीं होता। हालांकि ये 16 आने सच बात है और इसीलिए आज आईआईटी कानपुर के छात्र राकेश गंगवाल का नाम हर जबान पर है। लेकिन 100 करोड़ का दान कोई मामूली बात नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर शायद ही किसी ने भारत में इतनी बड़ी रकम दान में दी हो। वैसे 100 करोड़ का दान देने वाले राकेश गंगवाल भी कोई आम आदमी नहीं है। राकेश गंगवाल सस्ती सेवा देने वाली विमान कंपनी इंडिगो के को फाउंडर हैं और उन्होंने उस संस्था के लिए अपनी मेहनत की कमाई दान की है, जहां से पढ़कर उन्होंने तरक्की हासिल की। इतनी बड़ी रकम दान करने के पीछे एक बड़ा मकसद है। ये रकम आईआईटी कानपुर में मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में काम आएगी, जहां गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर ने ट्वीट करके लिखा है, हमारे पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने 100 करोड़ रुपए की योगदान के साथ सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान किया है, जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया है। आईआईटी कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए धन जुटाया जा रहा है। संस्थान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 600 करोड़ होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राकेश गंगवाल दे चुके हैं। राकेश गंगवाल ने कोलकाता के डॉन बॉस्को में अपनी स्कूलिंग की थी।
इसके बाद उन्होंने 1975 में IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मर्चेंट स्कूल से MBA किया। इंडिगो में उनकी 37% हिस्सेदारी है। फिलहाल राकेश गंगवाल अमेरिका में रहते हैं। साल 2020 में फोर्ब्स की अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में राकेश गंगवाल 359वें नंबर पर थे। राकेश गंगवाल का ये दान IIT कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के विकास में बड़ा योगदान साबित होगा। SMRT प्रोजेक्ट पर गंगवाल ने कहा कि मुझे ये देखकर गर्व हो रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हजारों लीडर पैदा करने वाली संस्था अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ये संस्था हेल्थ केयर में नए मुकाम हासिल करेगी। हालांकि राकेश गंगवाल के अलावा भी इस प्रोजेक्ट के लिए कई छात्र आगे आ रहे हैं। साल 1996 के छात्रों ने गुरुदक्षिणा के रूप में करीब 20 करोड़ रुपए दिए हैं। दरअसल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी IIT कानपुर का बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हेल्थ केयर में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। SMRT प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट है जो IIT कानपुर के लिए एक नई उड़ान है। इस प्रोजेक्ट से देश मेडिकल सेक्टर में नई ऊंचाई हासिल करेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है ये। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। SMRT प्रोजेक्ट में IIT कानपुर में मेडिकल सेक्टर के लिए कई कोर्सेज की सुविधा दी जाएगी, या फिर ये कहा जा सकता है कि IIT कानपुर में अब इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल की भी पढ़ाई होगी। पहले चरण में करीब 500 करोड़ की लागत आने वाली है, इतना अनुमान लगाया गया है, जिसमें कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और एंकोलॉजी समेत कई PG पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 3 से 5 साल में पूरा किए जाने का भी अनुमान है। दूसरे चरण में MBBS में दाखिला होगा। यहीं रिसर्च के साथ 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी तैयार किया जाएगा, जिसमें गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, लिवर, किडनी और कैंसर के इलाज के लिए इंजीनियरिंग की मदद से उपकरण भी विकसित किए जाएंगे। स्कूल और मेडिकल कॉलेज का बिल्टअप एरिया करीब 10 लाख वर्ग फुट होगा। दरअसल IIT कानपुर इस पहल के जरिए चिकित्सा को इंजीनियरिंग के साथ जोड़ना और क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रोत्साहित करना चाह रहा है। और अब आपको मिलवाते हैं वर्दी वाले देवदूतों से। पहले कहानी राजस्थान की कर लेते हैं। करौली में तैनात हैं ये कांस्टेबल। आज केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी मिसाल दी जा रही है। जिस वक्त करौली हिंसा की आग में झुलस रहा था, इस वर्दीधारी देवदूत ने हौसले और हिम्मत की मिसाल पेश की। आग की लपटों के बीच एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान बचाई। मिलिए इनसे। ये चेहरा, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। इस चेहरे के चर्चे केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। आज हर कोई इस खाकीधारी को सैल्यूट कर रहा है। अगर आपको भी अपने शहर में ये कहीं दिखें तो सलाम करना मत भूलिएगा। आम लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए, राजस्थान के CM अशोक गहलोत भी इनके कायल हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे इस शख्स ने आखिर ऐसा किया क्या है। तो चलिए वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से ये खाकीधारी रातों रात सुर्खियों में आ चुके हैं। इस तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इनका परिचय जान लीजिए। ये है राजस्थान पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल नेत्रेश। ये करौली में तैनात हैं। ये तो आप जानते ही हैं, पिछले दिनों करौली में हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, लेकिन उन बुरी तस्वीरों के बीच इंसानी जज्बे की अच्छी तस्वीर भी सामने आई। आग की लपटों में एक मासूम को कंधे पर लिए यही कांस्टेबल नेत्रेश हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर करौली हिंसा के बीच साहस और जज्बा दिखाते हुए मासूम बच्ची समेत 3 लोगों को इस झुलसते इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बीच में जो घर है
इसके दोनों तरफ चूड़े की दुकान है, तो उनमें दोनों में आग लगी हुई थी। बहुत तेज़ लपटें उठी हुई थी। 2-3 महिला यहाँ पे चीख रही थी गेट पे। फिर एक की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, तो चीख रही थी। उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो कम से कम। तो मैं भी यहाँ पे था और भी जागता था खूब। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मेरी निगाह उन पर पड़ी, तो मैं सीधा दौड़ के अंदर घर में घुस गया। फिर बच्चे को अपनी गोद में लेके, एक दुपट्टा था वो लेडीज़ के पास, उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके और एकदम तेज़ गति से बाहर की तरफ निकल आया। मुझे देखकर मेरे पीछे वो दोनों महिला भी मेरे पीछे पीछे तेज़ी से आ गई। कांस्टेबल नेत्रेश के साहस को सब सलाम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांस्टेबल से फोन पर बातचीत की, उनकी तारीफ की। यही नहीं, गहलोत ने तो उन्हें इस हिम्मत के लिए पदोन्नति का तोहफा भी दिया। जाहिर है नेत्रेश ने काम ही ऐसा किया है कि दाद तो देनी ही पड़ेगी। गोपाल लाल माली, करौली, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं राम मंदिर की। वो शुभ घड़ी जिसका राम भक्तों को सालों से इंतजार था, वो अब जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। जिस भव्य राम मंदिर की राम भक्त इंतजार कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से आकार लेने वाला है। और राम मंदिर के लिए कार्यशालाओं में तराशे गए पत्थर भी अब अयोध्या पहुंचने लगे हैं। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक तमाम तरह की बाधाओं और मुश्किलों को पार करते हुए राम मंदिर निर्माण का काम पूरी शिद्दत से जारी है। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कार्यशाला में मौजूद ये तराशे हुए पत्थर बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो शुभ घड़ी आने वाली है जब भक्त अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन एक भव्य मंदिर में कर पाएंगे। राम मंदिर के काम की रफ्तार तेज है। निर्माण कार्य दिन और रात तेजी से जारी है। यही वजह है कि भगवान राम का ये मंदिर अब आकार लेने लगा है और राजस्थान की कार्यशालाओं में तराशे गए पत्थर भी राम लला के इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। जो पत्थर लगने हैं उनका आना प्रारंभ हो गया है। राजस्थान के कार्यशालाओं में जो तराशा जा रहा है उसका 4 ट्रक पत्थर आ चुका है। इसी प्रकार से पत्थरों को जोड़ने के लिए जो तांबे की पट्टियां लगनी है वो भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना प्रारंभ कर दिया है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे उम्मीद है कि मंदिर की पहली मंजिल का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा और वो सपना भी साकार हो जाएगा जिसका इंतजार राम भक्तों को काफी वर्षों से रहा था, क्योंकि 2023 की शुभ घड़ी में राम लला को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। इतना ही कहा जा सकता है, दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूर्ण करके एक मंजिल गर्भगृह में भगवान को स्थापित करने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। जब भी मुहूर्त मिलेगा भगवान को उसमें स्थापित करके भक्तों को दर्शन उपलब्ध कराएंगे। शेष मंदिर का निर्माण चलता रहेगा। मंदिर निर्माण के लिए 20 फीट ऊंचे प्लिंथ बनाई जा रही है। इसके ऊपर मंदिर के खंभे लगाए जाएंगे। फिलहाल प्लिंथ के निर्माण का काम अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द भक्तों को अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आखिर में आज की दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा देते हैं। संसद में सिर्फ तल्ख बहस नहीं होती बल्कि ठहाके भी लगते हैं और कई बार गंभीर माहौल में भी हंसी की फुलझड़ियां फूटने लगती हैं। लोकसभा की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की हाजिर जवाबी लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
सोमवार को अमित शाह लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने उनको ये कहकर टोका कि उनके बोलने में गुस्सा छलकता है। इसके बाद क्या हुआ, खुद सुन लीजिए। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं। कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बहुत लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।